नमस्कार, मैं विक्रम सर। आप लोगों का स्वागत है एम्बिशन कैरियर इंस्टीट्यूट के इस चैनल पे। और आज मैं आप लोगों का इंडियन कोस्ट गार्ड का जो नाविक जीडी, नाविक डीबी और यांत्रिक का सिलेबस है उसको डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों ने फॉर्म फिलअप करने की तैयारी कर ली होगी। जिन लोगों ने तैयारी नहीं की है तो तैयारी कर लीजिए और फॉर्म फिलअप करने के बाद जल्दी से अपने सिलेबस को देख लेते हैं। और सिलेबस के बाद मैंने आपको बताया है कि जो आपका एग्जाम होने वाला है वो एंड ऑफ दिसंबर पहला से हो जाएगा। सेक्शन फर्स्ट का, सेक्शन सेकंड का जो एग्जाम जो 12th वाले हैं उनका जनवरी के एंड में हो जाएगा, एंड या मिड वैसे ही चल रहा है। और थर्ड वाला अप्रैल और मई वाला है। ठीक, तो ये आपके एग्जाम्स है। वो इससे पहले वाले वीडियो में जो मैंने डाला है उसमें आप देख सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं। उसके लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है, तो नोटिफिकेशन से सारी चीजें आप वहां से देख सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इसके सिलेबस के बारे में कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ जीडी का फॉर्म भर रहा हूं या फिर डीबी का भर रहा हूं या फिर यांत्रिक का भर रहा हूं तो मेरे को सिलेबस कैसा होगा, सिलेबस कैसे, हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, उसके बारे में जानेंगे। और इसको जरा डिटेल में करेंगे, कोशिश करेंगे कि वीडियो छोटी हो, क्योंकि पिछले बार की वीडियो मेरी थोड़ी बड़ी बन गई थी। तो इस बार कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी इसको कर ले। चलिए सिलेबस के बारे में देखते हैं। और सिलेबस अपना मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सेक्शन 1 डीबी के लिए मार्किंग की स्कीम कुछ इस तरीके से 30 नंबर पासिंग है जनरल ओबीसी, और ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी एसटी के लिए 27 नंबर। उसके लिए भी अगर आप सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड जीडी के लिए देते हैं तो आपको 50 नंबर जनरल के लिए हो जाता है, 44 नंबर एससी एसटी के लिए हो जाता है। और एग्जाम का आपको मैंने नेचर बताया था कि सेक्शन 1 के में मैथ होगा 20 नंबर का, 15 नंबर का, 10 नंबर का साइंस, 15 नंबर का इंग्लिश, और जीके 10 नंबर का, जीके आपका 5 नंबर का, रीजनिंग अपना 10 नंबर का। इस तरीके से था, ये पासिंग मार्क्स का था, ये आपने देख ही रखा था। आज हम लोग इसके मेन चीज इसमें जो था वो मैं आपसे जरा डिस्कस कर लेता हूं दोबारा। पेज थोड़ा स्लाइड हो रहा है। ये जो क्वेश्चन पेपर है मैंने आपको बताया, ये क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव है जिसमें आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे और नो निगेटिव मार्किंग। सबसे अच्छी बात है कि निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो आप अगर किसी क्वेश्चन में डाउट कर रहे हैं, तुक्का भी है, तो जरा तुक्का दही से ढंग से लगाना सीख लीजिए, ये आपके काम आने वाले हैं। आपको बाकी जो सिलेबस है वो डिटेल्स में मैं डिस्कस कर रहा हूं, जरा देखिएगा। पहला सेक्शन 1 में नाविक के लिए, डोमेस्टिक के लिए, डोमेस्टिक ब्रांच के लिए जो 10th क्लास के लिए सेक्शन 1 जो सिर्फ करेंगे, जो आपका ये सिलेबस 10th क्लास बेस्ड है। तो ध्यान रखिएगा 10th क्लास के बेस्ड सिलेबस में पहला साइंस वाला सेक्शन है जिसमें नेचर ऑफ मैटर, यूनिवर्स, प्लैनेट, अर्थ, सैटेलाइट, एवरीथिंग, इसको याद रख देखना है। इलेक्ट्रिसिटी एंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिसिटी का V बराबर IR, ये सब फॉर्मूला जो है, फोर्स, ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तीनों जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी वाला जो है वो उसको देख लीजिएगा। हीट, टेम्परेचर, मेटल, नॉन मेटल, कार्बन इट्स कंपाउंड, ध्यान रखिएगा कार्बन इट्स कंपाउंड से भी क्वेश्चंस आते हैं। मेजरमेंट इन साइंस, जितने भी डायमेंशंस है यूनिट मेजरमेंट वो जरा ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनसे बनते हैं। साउंड एंड वेव मोशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये आपका टोटल साइंस का हो गया। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से आप उसको निकालने के लिए जो आता है वो सारे आप चीजें कर सकते हैं। आते हैं अब इसके मैथ वाले सेक्शन में। मैथ वाले सेक्शन में देखिए मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस रहेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन करेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशंस, पॉलिनोमियल और साइमल्टेनियस इक्वेशन, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के भी सवाल रहेंगे। मींस साइनस कॉट प्लस कॉस का थीटा भी यहां भी आने वाला है। मतलब इस बेस पे ट्रिग्नोमेट्री, ऐसा नहीं कि साइनस कॉट थीटा और कॉस कॉट थीटा पे ही होता है, बहुत सारी चीजें ट्रिग्नोमेट्री में हाइट निकालने वाले होते हैं। तो वो सारे सवाल आपको ट्रिग्नोमेट्री के भी जो बेसिक्स फॉर्मूला होते हैं उनको भी ध्यान रखिएगा। कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपको बेसिक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे। आगे उसके बाद सिंपल मेजर मेंसुरेशन है, ज्योमेट्री है, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एवरेज, मीन, मीडियन और मोड भी निकालने के लिए आएगा। तो ध्यान 10th क्लास में ये सब पढ़े होंगे, आप ध्यान होगा। इंटरेस्ट है, प्रॉफिट और लॉस, परसेंटेज है, टाइम का है, फिर स्पीड एंड डिस्टेंस के भी क्वेश्चंस रहेंगे। स्पीड और डिस्टेंस से क्वेश्चन अच्छे रहते हैं, मतलब कि ढंग के क्वेश्चन बन जाते हैं लैंग्वेज वाले, तो जरा उनका ध्यान रखिएगा। अब आते हैं ये इतने सारे के सारे, ये भी आपका जो सिलेबस है ये 10th क्लास का ही है। अभी जो सेक्शन 1 मैंने आपको बताया डोमेस्टिक ब्रांच में, ये आपके सारे के सारे 10th क्लास बेस्ड के सिलेबस के हैं। आगे बढ़ रहे हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में बोल रहा है कि पहले होगा पैसेज होगा, पैसेज तो आपको पता है अननोन पैसेज होता है, पैसेज पढ़ के उससे आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फिर आपका प्रीपोजिशन है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस है, चेंजेस एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव वाले क्वेश्चंस रहेंगे, डायरेक्ट इंडायरेक्ट रहेंगे, वर्ब, टेंस, नॉन फिनाइट और पंक्चुएशन रहेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग फ्रेजल वर्ब विद एक्सप्रेशन,
सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब भी रहेगा तो सेंटेंस में कंप्लीट करने के लिए रहेगा। सिनोनिम्स एंटोनिम्स, मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, मीनिंग ऑफ भी रहेंगे, मतलब एक मीनिंग दे दिया, उसका 4 गो ऑप्शन दे देगा कि इससे मिलता जुलता कौन सा मीनिंग हो सकता है वो बता दिए। यूजेस ऑफ एडजेक्टिव, कंपाउंडेड प्रीपोजिशन, यूजेस ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउन का यूजेस कहां कहां होता है उसके भी क्वेश्चंस बनेंगे। ये अपना इंग्लिश का हुआ, ये भी इंग्लिश आपका 10th क्लास बेस्ड ही है। अभी सारे के सारे 10th क्लास बेस्ड के चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं भाई। इंग्लिश के बाद, इंग्लिश के बाद आते हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस भी आपका ज्योग्राफी है, जिसमें सॉइल, रिवर, माउंटेन, पठार और ये सब सारी चीजें, हार्बर। अब इंडिया में पढ़ रहे थे इनलैंड, हार्बर जरूर देखिएगा भाई कि इंडिया में कितने कौन कौन हार्बर, क्योंकि हम लोग कोस्ट गार्ड का फॉर्म भर रहे हैं, तो कोस्ट गार्ड में पानी से घिरे हुए और हार्बर अपने पास कितने हैं। हार्बर मतलब बंदरगाह, इसको ध्यान रखिएगा कि कितने हैं, कौन कौन से डेवलप हो रहे हैं। और इंडिया के साथ अगर इंडिया किसी के साथ कोलैबोरेट करके, जैसे आपको पता होगा पाकिस्तान के सॉरी अफगानिस्तान के साथ इंडिया एक पोर्ट डेवलप कर रहा है, तो उसका भी जरा ध्यान रखिएगा कि कब तक, अगर तैयार हो रहा है तो कब तक तैयार हो रहा है, इंडिया में उसकी क्या भागीदारी है, तो जरा उसको देख लीजिएगा। वो करंट अफेयर में भी आ सकता है और पुराने वाले में तो है। फिर कल्चर, रिलीजन है, फ्रीडम मूवमेंट है, भाई गांधी जी को छोड़ना नहीं, गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स अबाउट इंडिया, हेरिटेज है, आर्ट एंड डांस, आर्ट एंड डांस को भी जरा ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि अलग क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन पढ़ लेंगे और अपने कल्चर को भूल जाएंगे, तो कल्चर से क्वेश्चन रह जाता है, फंस जाते हैं बच्चे वहां पे। तो जितने भी इंडिया में डांस के तरीके हैं वो, फिर अगर उससे रिनाउंड पर्सन है उनका नाम याद रखें तो करंट में भी आएगा। अगर किन्हीं को भारत रत्न मिला है, वो पद्मश्री मिला है, वो ये सब सारी चीजें याद रखिएगा तो आपको फायदा करेगा। हिस्ट्री में भी, जनरल अवेयरनेस में भी, मतलब हिस्ट्री में भी और करंट में भी। बाकी हिस्ट्री आता है, डिफेंस, भाई जब हम लोग, सिंपल सी चीज समझिए कि अगर हम लोग आर्म फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं तो आर्म फोर्सेस में वार और उसके नेबर, पड़ोसी किसके साथ कैसा ताल्लुकात है, ये वाला, और अवार्ड्स, ये सब तो देखना पड़ेगा। अदर्स भी रखेंगे भाई, बढ़िया बढ़िया जो किताबें लिखी गई है उनके किन्होंने लिखी है। डिस्कवरीज का है, डिजीज एंड न्यूट्रिशन, डिजीज एंड न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखिएगा। बहुत सारे न्यूट्रिशन और डिफिशियंसी की वजह से कौन से डिजीज होते हैं उसको भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। करंट अफेयर रहेंगे अभी से 1-2 महीना, 3 महीना, मुझे लगता है, आई थिंक मेरे ओपिनियन से 3 महीना प्रीवियस से लेके अगर आप अभी तक के करंट अफेयर 3 महीने का करंट अफेयर अगर आप अपडेट रखते हैं तो आपका इसमें काम चल जाएगा। फुल फॉर्म भी रहेंगे, एब्रिविएशन, कैपिटल एंड करेंसीज रहेंगे, तो उसको जरा देख लीजिएगा। एमिनेंट पर्सनालिटी जो बहुत बढ़िया बढ़िया लोग हैं, जैसे कि यूनेस्को के, फिर जो जो पावरफुल पर्सन है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, जिन लोगों ने काम किया है। अभी अपना चंद्रयान में जो चंद्रयान जो गया है मून पे, तो उसमें उन्होंने किसने लीड किया है, अभी इसरो के कौन से जो डायरेक्टर कौन है, उनके बारे में, ये सब चीज के बारे में जरा ध्यान रखिएगा। करंट अफेयर का चीज है तो ये आपके काम आ जाएंगे। नेशनल बर्ड्स है, एनिमल है, स्पोर्ट्स है, फ्लावर है, एंथम है, सॉन्ग एंड फ्लैग एंड माउंटेन्स है। स्पोर्ट्स के भी क्वेश्चन याद आएंगे, क्वेश्चन चैंपियनशिप, विनर, टर्म्स। खाली क्रिकेट नहीं है, ध्यान रखिएगा, यहाँ खाली क्रिकेट से सवाल नहीं आएंगे। आपको अदर आपको पता होगा, हॉकी में भी इंडिया ने इस बार जीता है अभी जस्ट राइट नाउ, तो जरा ध्यान रखिएगा कि अगर इस इंडिया हराया है किसी को, किसको हराया है और कौन से खेल में हॉकी में अभी जीता है, मतलब कौन सा ट्रॉफी का जो नाम होता है या कौन सा टूर्नामेंट था, बायलैटरल था कि और सब देश लोग रिप्रेजेंट उसमें थे, किसको हराया, ये सब चीजें जरा ध्यान रखिएगा। और किसी भी अगर गेम आती है तो गेम में कौन कौन से गेम में कितने कितने प्लेयर्स खेलते हैं, तो उसको जरा ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि आज बैडमिंटन बोल दे 11 प्लेयर खेलते हैं, तो जरा ध्यान रखिएगा उन सब चीजों को कि गेम भी, जो बच्चे क्रिकेट और ये सब चीजों से, खेल से रुचि रखते हैं, उनके लिए ये वाला सेक्शन अच्छा रहेगा, इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर आप इसको मजे लेके सीखते हैं तो आपको मजा आने वाला है, कभी आपको किसी चीज पे लोड नहीं पड़ेगा और आसानी से आपका जनरल अवेयरनेस हो जाएगा। रिवर हो गया, माउंटेन हो गया, ये सब तो मतलब आप चाहो तो कर सकते हो। फिर अब आते हैं रीजनिंग वाला। रीजनिंग वाले में स्पेशल नंबरिकल रीजनिंग रहेगा, सर्टेबिलिटी, सीक्वेंस, स्पेलिंग, अनस्क्रैम्बलिंग एंड कोडिंग एंड डिकोडिंग वाले। कोडिंग और डिकोडिंग वाले रहे और फिगर वाले रहेंगे। 4 गो फिगर है, 3 गो दे दिया एक जैसा, चौथा वाला कुछ और है भाई। ये सब रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं तो आप इनको जरा देख लीजिएगा, तो आपका ये सेक्शन आपका कंप्लीट। आपको इसमें लाने कितने हैं? अरे हमें तो बस 30 लाने हैं भाई। जो ओबीसी के लोग हैं, ओबीसी हो गए, ईडब्ल्यूसी वाले हो गए, यूआर वाले हो गए, मतलब जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले हो गए, उनको 30 नंबर लाने हैं कट ऑफ पास करने के लिए। बाकी मेरिट लिस्ट कैसे बनती है वो लास्ट में, लेकिन 30 से ज्यादा आनी चाहिए। और जो SC ST के लोग हैं उनको 27 नंबर आने चाहिए।
इतना आ गया, मतलब इस एरिया से आ गया तो आपका बेड़ा पार हो गया। यहीं पे आगे बढ़ रहे हैं, अगले वाले सेक्शन में चल रहे हैं। अगला सेक्शन जो नाविक जनरल ड्यूटी, अभी हम लोग बात कर रहे थे, वो बात कर रहे थे डोमेस्टिक ब्रांच का, अब हम लोग बात करेंगे जनरल ड्यूटी वाले का। तो जनरल ड्यूटी वाला का जो सिलेबस है 12th क्लास का है भाई, और इसमें आपको मैंने बताया कि फिजिक्स और मैथ ही आते हैं। टोटल आपको 50 नंबर लाने हैं इसमें, 50 नंबर से 30 नंबर उधर से लाने हैं और 20 नंबर मैथ और फिजिक्स से, मतलब 10 नंबर फिजिक्स से ले आओ, 10 नंबर मैथ से ले आओ यार, काम हो गया, तुम्हारा काम हो जाएगा। नहीं तो तुम्हें ज्यादा अच्छा अगर फिजिक्स लगता है तो फिजिक्स से पूरा नंबर ले आओ और मैथ वाला नंबर निपटा दो। अब ऐसे भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग, तो आप फ्री हो पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, बशर्ते आपको तुक्का भी सही लगाने आना चाहिए। चलिए फिजिक्स का सिलेबस जरा देख लेते हैं। फिजिक्स में क्या क्या है भाई? फिजिक्स में फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट है, काइनेमेटिक्स है, लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे भी आ रहा है, वर्क एनर्जी पावर वही आगे फर्दर बढ़ा है भाई, न्यूटन्स लॉ एंड एप्लीकेशन, सर्कुलर मोशन, मोशन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टी ऑफ बल्क मैटर्स, थर्मोडायनेमिक्स, बिहेवियरल परफेक्ट गैस, काइनेमेटिक थ्योरी, ऑसिलेशन एंड वेव्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, करंट इलेक्ट्रिसिटी जरा ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट एंड करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट, इसको भी जरा ध्यान रखिएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर लास्ट में ऑप्टिक्स, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। लास्ट टॉपिक आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कम्युनिकेशन सिस्टम है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन कौन से हैं, तो उसके जो आपको 12th क्लास के सिलेबस में उसको जरा देख लीजिएगा, तो आपका काम फिजिक्स से हो जाएगा। अब आते हैं फिजिक्स के बाद अपना मैथ वाले में। मैथ में क्या क्या पूछ रहा है? सेट, रिलेशन एंड फंक्शंस बोल रहा है, तो सेट में सेट के हो गए टाइप्स, फिर अपना रिलेशन ऑफ फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आ जाएगा, जरा ध्यान रखिएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस आसान है, आते हैं। उसके बाद अलजेब्रा में आता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें आयोटा है भाई उसको देख लीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स वाला रहेगा, प्लेन वाला नहीं रहेगा, लीनियर इनइक्वालिटी से भी सवाल रहेंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस एंड सीरीज, और मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट तो बहुत आसान है, अगर आपने पढ़ रखा है 12th क्लास के सिलेबस में मैथ, तो आपका ये काम यहां भी कर जाएगा। तो ये पूरा का पूरा अलजेब्रा और रिलेशन फंक्शन हुआ। वेक्टर और 3D में वेक्टर्स हो जाएंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, वेक्टर में आपका डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट को देख लीजिएगा, और स्ट्रेट लाइन के जो वेक्टर में बनते हैं क्वेश्चंस उसको देखिएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग के सवाल रहेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग के बाउंडेड अनबाउंडेड के जो सवाल बनते हैं उनको जरा देख लीजिएगा, ध्यान रहेगा तो। और आगे बढ़ रहे हैं लीनियर के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बोला फिर से स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में 3-4 जो फॉर्म होता है स्ट्रेट लाइन का, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर आपका इंटरसेप्ट फॉर्म, फिर 2 पॉइंट से जो स्ट्रेट लाइन निकालते हैं उसको जरा ध्यान रखिएगा। इंट्रोडक्शन तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, कैलकुलस में लिमिट है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, फिर डिफरेंशिएशन है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से टेंजेंट और नॉर्मल के सवाल रह सकते हैं आपके, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का भाई जरा इंटीग्रेशन दोनों डेफिनेट इनडेफिनेट दोनों, तो उसको दोनों रखिएगा, डेफिनेट वाले में लिमिट लगा रहा था, इंडेफिनेट वाले में लिमिट नहीं लगा रहा था, डिफरेंशियल इक्वेशन भी रहेगी, तो वहां से ऑर्डर और डिग्री का सवाल आ सकता है, क्योंकि वो छोटे क्वेश्चन बनते हैं तो उससे आपको ऑर्डर और डिग्री निकालने के लिए आता है। मैथमेटिकल रीजनिंग में प्रोबेबिलिटी आता है, प्रोबेबिलिटी में स्टैटिकल है, फिर प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, प्रोपोर्शन, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, लीनियर इनइक्वालिटीज एंड पॉलिनोमियल साइमल्टेनियस इक्वेशन, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ये वही है। आई थिंक प्रोबेबिलिटी यही है भाई, सिर्फ इतना ही, ये बाकी का पूरा ये लगता है मुझे कॉपी हो गया है पूरे ऊपर वाले सिलेबस से। कोई नहीं, आप देख लीजिएगा सिलेबस, मैं आपको डाल दूंगा, आप एक बार इसको देख लेते हैं। रिलेशन ऑफ फंक्शन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये अपना सेक्शन 2 तक था, जो बच्चे डोमेस्टिक ब्रांच के लिए कर रहे थे वहां तक। अब आते हैं लास्ट वाला है यांत्रिक के लिए। यांत्रिक का भाई 3 ब्रांच है, पहला है इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा वालों के लिए फिर से मैं बता दूं, इसमें भी आपको वही, उसमें भी वही कर रहा था, आपको 30 नंबर पहले सेक्शन से उठाने, 20 नंबर आपको दूसरे सेक्शन से उठाने, जनरल और ओबीसी के लिए 50 नंबर है, और एससी एसटी के लिए 46 नंबर है, मतलब 44 नंबर है, 3 नंबर उधर से कट हुए, 3 नंबर इधर से कट हुए, तो 44 नंबर का वहां से मतलब पासिंग मार्क्स है, इसके बाद आपका मेरिट बन जाएगा। इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा है, जो इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा कर रखे हैं वो उनके लिए है, बेसिक कंसेप्ट आपका हो गया, इलेक्ट्रिकल का रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, वेरियस फैक्टर्स है, ये अफेक्टिंग, और सर्किट लॉ जरा ध्यान रखिएगा, सर्किट लॉ का किरचॉफ्स लॉ है, सिंपल सर्किट सॉल्यूशन यूजिंग नेटवर्क थ्योरम, नेटवर्क थ्योरम में आपका थेवेनिन हो जाता है, नॉर्टन हो जाता है, सुपरपोजिशन हो जाता है, इसका जरा ध्यान रखिएगा कि ये सबसे क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको फायदा करेगा। मैग्नेटिक सर्किट है, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स, ईएमएफ रिडक्शन, different kind of magnetic materials, magnetic calculation for the conductors and different configuration, state, सर्कुलर एंड सोलोनाइडल। सोलोनाइड को जरा ध्यान रखिएगा भाई, इससे भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। ऐसे फंडामेंटल में है इंस्टेंटेनियस
पीक एंड आरएमएस एवरेज वैल्यू एंड अल्टरनेटिव वेव्स। पीक और आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए जो आता है क्वेश्चन, छोटे छोटे जो फॉर्मूला बेस्ड है, उसको जरा ध्यान रख लेगा, काम बन जाएगा। पैरेलल एंड सीरीज वाला जो एसी सर्किट है उसको भी देख लीजिएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ आरएल आरएलसी रेजोनेंस आरएलसी का, और टैंक सर्किट, पॉलीफेज सिस्टम, स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार और डेल्टा, डीसी एंड साइनसोइडल रिस्पांस फॉर द आरएल एंड आरएलसी सर्किट। इसको जरा एक बार मैं आपको इसके सिलेबस के बाद जो अपना लिंक का डिस्क्रिप्शन रहेगा उसमें मैं इसका मॉडल पेपर भी डाल दूंगा, आप एक बार आइडिया ले लीजिएगा क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो आपको फायदा उससे रहेगा। मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरमेंट ऑफ पावर हो गया, फर्स्ट 1 फेज और 3 फेज वाला रहेंगे, तो और 2 वाटमीटर मेथड 3 फेज पावर वाला, इसको भी देख लीजिएगा। और यूजेज ऑफ सीआरओ सिग्नल जनरेटर सीटीपी एंड देयर यूजेज, अर्थ फॉल्ट एंड डिटेक्शन, अर्थ फॉल्ट डिटेक्शन से भी क्वेश्चन रह सकते हैं, आप जरा ध्यान रखिएगा इन सब टॉपिक्स। ये एक्चुअली आपका डिग्री में इंजीनियरिंग में पढ़ रहे होंगे डिप्लोमा में, तो वहां पे सब टॉपिक्स होंगे, तो सब टॉपिक से जो क्वेश्चंस बनते हैं 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखिएगा तो आपके काम आ जाएंगे। ऐसा एक इसका एक छोटा सा सॉल्यूशन ये है कि जितने टॉपिक्स है इससे रिलेटेड जितने भी आपके शॉर्ट नोट्स बनते हैं, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, उसके जो फॉर्मूला है उनको बना लीजिए, और 2-4 इस पे क्वेश्चन, हर फॉर्मूला बेस्ड पे 2-4 क्वेश्चन लगाते चलिए, आपका टॉपिक क्लियर होते चलेगा। इलेक्ट्रिकल मशीन में है, डीसी मशीन है, कंस्ट्रक्शन है, उसका बेसिक प्रिंसिपल है, उसको देख लीजिएगा। और फिर मोटर्स है, आगे बढ़ रहे हैं इससे मशीन से, 3 फेज इंडक्शन है, सिंक्रोनस मशीन है, जनरेशन ऑफ 3 फेज ईएमएफ आर्मेचर रिएक्शन, वोल्टेज रेगुलेशन, पैरेलल ऑपरेशन में ज्यादा इस पे डिस्कस नहीं कर रहा है, एक पॉइंट, बाकी आप देख लीजिएगा। सिंक्रोनस मशीन के बारे में भी देखना है, जनरेशन एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट टाइप ऑफ पावर स्टेशन कैसे होते हैं, लोड बैलेंस, लोड फैक्टर, डाइवर्सिटी ऑफ फैक्टर, ये सब चीजों के बारे में उसमें जो आप पढ़ रहे हैं उसको देख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा आपको सिलेबस जितना लिखा हुआ है वो सारे पूरे का पूरे सिलेबस कवर करेंगे, तो आपके पास समय है, आप इसको आगे कर सकते हैं। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन है, आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद ये एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एस्टिमेशन ऑफ लाइटिंग स्कीम, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन मशीन, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका पीएन जंक्शन, फिर एनपीएन, बीजेटी, मॉसफेट, ये सब आपका आएगा, उसको जरा देख लीजिएगा तो आपके काम आ जाएंगे, क्वेश्चन आएंगे तो बनाने में दिक्कत नहीं होगा। अब आते हैं इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में। इलेक्ट्रॉनिक्स से जो डिप्लोमा कर रखे हैं उसमें भी सेम आपको कैटेगरी अप्लाई करना है भाई, 50 पास करना है, 30 आपको फर्स्ट सेक्शन से और 20 आपके इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग वाले सेक्शन से, 2 ही रहेंगे। पहला सेक्शन सबके लिए कंपलसरी है, और थर्ड वाला सेक्शन जो आपका यांत्रिक है, तो अगर आपने यांत्रिक से डिप्लोमा कर रखा है इलेक्ट्रिकल से, तो इलेक्ट्रिकल वाले सवाल पढ़ने होंगे आपको। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखे तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले सवाल आपको करने होंगे, और अगर आप मैकेनिकल से कर रखे हैं डिप्लोमा तो मैकेनिकल वाले से आपको 20 नंबर के क्वेश्चन करने होंगे। बेसिक कंसेप्ट है रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, इसको जरा देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में मटेरियल है, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर कैसे है, पीएन जंक्शन, सेल, बैटरीज और एवरीथिंग है। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में पीएन जंक्शन, डायोड, थायरिस्टर, डायोड एंड ट्रायोड, सर्किट, जंक्शन, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर। एम्पलीफायर बड़ा है भाई, हाफ वेव, फुल वेव, रेक्टिफायर भी है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, उससे भी जो सवाल बनते हैं उसको जरा देख लीजिए। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका नंबर सिस्टम, कन्वर्जन, कोड जो कन्वर्जन होते हैं उसको भी जरा ध्यान रखिएगा। लॉजिक गेट्स रहेंगे, लॉजिक गेट से सवाल आते हैं। एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर भी वही होंगे, मेमोरीज होंगे। लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट में आपका वोल्टेज रेगुलेटर, टाइमर, फेज लॉग लूप, एम्पलीफायर, इसके क्वेश्चंस रहेंगे, जरा देख लीजिएगा। माइक्रो प्रोसेसर में 8085 और इसके पिन डायग्राम और 8085 ही दिया है, आई थिंक 8086 नहीं है, तो आपके लिए बढ़िया है कि 8085 ही सिर्फ पढ़ना है तो आपका काम हो जाएगा इससे। 8085 है, और जो अदर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम है और पेरिफेरल अदर माइक्रो प्रोसेसर कौन कौन से यूज हो रहे हैं तो जरा उसको देख लीजिए। लेकिन एक तो मैं बोलूंगा इसका कि डायग्राम जरा यह ध्यान रखिएगा, पिन कौन सा पिन ग्राउंड हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, पिन नंबर, कभी कभी उसमें फंस आता है क्वेश्चन में। इंट्रोडक्शन है माइक्रो प्रोसेसर का, किस तरीके से होता है, काम किस तरीके से करते हैं, कितने उसके वो होते हैं, वो जरा देख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट है, मेजरिंग सिस्टम, बेसिक प्रिंसिपल्स, एलसीडी और एलईडी पैनल, ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर को भी जरा ध्यान रखिएगा। ट्रांसड्यूसर से जो टाइप ऑफ सेंसर है, ठीक। कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आपका जो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स है, दोनों एफएम, पीएम, ये एफएम और ये सब जो मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है, वेव प्रोपगेशन और ओएफसी, ऑर्थोगोनल, फंडामेंटल ऑफ पब्लिक एड्रेस सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज, रडार, रडार से आपको हो सकता है कि सवाल डायरेक्ट पूछ ले कि इसके फुल फॉर्म क्या होते हैं। सेलुलर एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या क्या यूज हो रहे हैं जो आपने पढ़ा उसको देख लीजिएगा। डाटा कम्युनिकेशन में इंट्रोडक्शन टू डाटा कम्युनिकेशन, हार्डवेयर इंटरफेस, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क एंड नेटवर्किंग डिवाइसेस, लोकल लाइन और वैन का देखना है, जरा देख लीजिएगा। इंटरनेट वर्किंग, हाउ इंटरनेट वर्किंग, जो 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 उसमें चीजें यूज होती है
तो उसका जरा नाम और वो देख लीजिएगा। और इससे यहाँ से इवन एब्रिविएशन भी आ सकते हैं कि भाई एल लाइन किसके लिए स्टैंड कर रहा है, वाइन किसके लिए स्टैंड कर रहा है, वाइन मीन्स क्या हो गया। तो ये जरा देख लिए। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आपका C++ है, सी है, तो DBMS है, ये जरा देख लीजिएगा। आपके काम का बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, DC सर्किट है, AC फंडामेंटल है, मैग्नेटिक थर्मल केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अर्थिंग, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस एंड टेस्टिंग। मतलब इसके इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है जो आपने टॉपिक पढ़ेंगे, उसको जरा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वाले से सेक्शन 5th में आते हैं जो मैकेनिकल के लिए। इससे पहले वाले में भी आपको सेम कैटेगरी अप्लाई करना है, इस वाले में भी वही है कि 50 नंबर है, 30 नंबर आपका सेक्शन 1 से 20 नंबर आपका इस वाले से उठाने हैं। 50 में आपके बन जाएंगे भाई, रिजल्ट मेरिट लिस्ट बन जाएंगे। बाकी आगे का फर्दर काम के लिए आपको PFT है और भी जो चीजें होने वो कर देने पड़ेंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, इसके ढेर सारे टॉपिक है, पढ़ना मेरे लिए थोड़ा आसान काम नहीं है, तो जरा देख लीजिएगा। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में इस लिंक डाल दूंगा इस PDF का, तो आप डाउनलोड करके आसानी से देख सकते हैं। फिर मटेरियल साइंस का है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, मशीनिंग का है, वेल्डिंग का है, ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस का है। ये जरा सारे टॉपिक्स हो गए। मेट्रोलॉजिकल का है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट है, थर्मल इंजीनियरिंग का सवाल रहेंगे आपके। और लास्ट में जो चीजें हैं डिस्कस करने वाली वो जरा मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप सिलेक्ट कर हो गए, कांग्रेचुलेशन इसके लिए। उसके बाद आपके साथ क्या क्या होना है उसके बारे में जरा बात कर लेते हैं। यांत्रिक वालों को INS चिल्का पे 9 वीक का ट्रेनिंग दिया जाएगा पहले, उसके बाद फिर 3 वीक का एडिशनल ट्रेनिंग, 3 मंथ का एडिशनल टेक्निकल ट्रेनिंग दिया जाएगा INS शिवाजी या फिर INS वालसोर में या फिर नेवल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन एंड टेक्नोलॉजी में। और फिर उसके बाद 90 से 100 वीक का ट्रेनिंग आपको ब्रांच के ऊपर, जिस ब्रांच पे आप गए हो उस ब्रांच के ऊपर डिपेंड करता है। 90 से 100 वीक का एडिशनल आपको ट्रेनिंग मिलेगा। मींस 9 वीक का उधर हो गया, 3 मंथ का इधर हो गया और 90 से 100 वीक का इधर हो गया। इतनी आपकी ट्रेनिंग रहेगी। अब ये ट्रेनिंग कर लेने के बाद आप फिर यांत्रिक में पहला पोस्ट आप पा लेंगे तो आपकी सैलरी स्टार्ट होगी। आपको आई थिंक बता रखा मैंने 29,000 आई थिंक 200 है या 700 है और प्लस 6200 रुपया इसका स्केल पे है जो इलेक्ट्रॉनिक का यांत्रिक वालों का है, प्लस डेरेंस और ये सब अलाउंसेस मिलके आपको अच्छा खासा पैसा मिलने वाला है। चलिए उसके बाद जो नाविक वाला है जनरल ड्यूटी वालों का, उसका देख लेते हैं। जो 12th पास आउट है उनके लिए INS चिल्का में ही उनका 24 वीक का पहले ट्रेनिंग होगा, उसके बाद 3 मंथ का कैडर ट्रेनिंग होगा। 3 मंथ के कैडर ट्रेनिंग के बाद उसके फिर डिपेंड अपॉन द कैडर और जो ब्रांच उसको अलॉट होता है उसके अकॉर्डिंग उसको 4 से 6 मंथ का दोबारा उसको ट्रेनिंग मिल दिया जाएगा। पहले उनका 24 वीक का है, उसके बाद 3 मंथ का जो ट्रेनिंग आपने नहीं नोटिस किया हुआ, 3 मंथ का जो ट्रेनिंग है वो सारे लोगों को इनको भी देना है, इनको भी लेना है। और देखिए डोमेस्टिक ब्रांच को भी 3 मंथ का ट्रेनिंग वो लेना ही है। तो आप ध्यान रखिएगा 3 मंथ का ट्रेनिंग वाला जो आपके जो फ्रेंड सर्कल में लोग गए होंगे उनसे पूछ लीजिएगा कि किस तरह के ट्रेनिंग। एक्चुअली मेरे पास जो बच्चे आए हैं वो एंजॉय करते, बोलते सर बहुत शुरुआत में तो दिक्कत होती है लेकिन बाद में बहुत मजा आने लगता है। तो ये नाविक का ये हो गया। नाविक के बाद फिर डोमेस्टिक ब्रांच वालों को देख लेते हैं। डोमेस्टिक वालों का 15 वीक का ही है, तो 15 वीक का INS चिल्का पे उसका ट्रेनिंग है, 3 मंथ का एथलेटिक ट्रेनिंग है और फिर 6 मंथ का ब्रांच ट्रेनिंग है उसका, वो भी होगा किस INS अमाला मुंबई में। इस तरीके से आप लोगों की अगर आप सिलेक्शन हो जाता है, फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाती है, तो यांत्रिक वालों का ट्रेनिंग होगा, फिर डोमेस्टिक ब्रांच वालों का होगा और फिर जीडी वालों का होगा। तो इस तरीके से आपका सिलेबस है। तो सिलेबस जरा देख लीजिएगा ध्यान से। आई होप कि मैंने जितना भी सिलेबस डिस्कस किया है आप लोगों के लिए इनफ होगा। बाकी लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा सिलेबस डाल दूंगा, आप वहां से थॉरोली जाके देख सकते हैं। और जो रेफरेंस में आपको बुक होगा आप उन बुक से सिलेबस को अभी से तैयारी कर लीजिए। मुझे लगता है जनरल अवेयरनेस के लिए मेरे हिसाब से लूसेंट बहुत बेस्ट बुक है, आप लोग अभी से तैयार करिएगा तो उनसे आपका एग्जाम निकल सकता है। बाकी आपके जो 10th के सिलेबस है उसको जरा देख लीजिएगा, आर्य अग्रवाल से कर लीजिए, जो कंपिटिटिव वाले होते हैं उनसे आपका हो जाएगा। और जो 12th वाले बच्चे हैं, 12th वाले तो आपको बुक जो पढ़ रहे होंगे उससे आपका हो जाएगा। और जो डिप्लोमा वाले हैं जो कर रहे हैं तो उनके पास तो बुक के मेरे सजेस्ट करने की मुझे जरूरत नहीं है, उनको ऑलरेडी बहुत सारे बुक पता होंगे तो वो उनसे कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड के बीच में इसको जरूर शेयर करिएगा, इससे उनका भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।